ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कूलम्स लॉ पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराए थे, मैं कुछ और क्वेश्चन भी कराता हूं। फॉर एग्जांपल, फाइंड चार्ज ऑन क्यू नोड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये है और ये कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, और जो क्यू नोड है ये सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्यू, ये है आपका ट्राइंगल ऑफ साइड ए। तो क्यू नोड इसके सेंटर पे रखा हुआ है, आपको इस पे फोर्स निकालना है। और मैं हाथों हाथ आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं अभी। जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, और यहां पे कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू ईच कॉर्नर पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, और उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना, क्यू रखा हुआ है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पर आपको दोनों केस में आपको फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना होगा। क्लियर है क्या बात? ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखो। यदि मैं इस पे देखूं, है ना, पहला वाला क्वेश्चन देखता हूं मैं। पहले वाला क्वेश्चन में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहां पर क्यू है और ये क्यू नोड है, तो इसकी वजह से फोर्स यहां पे लगेगा F1 ऐसे करके, ठीक है। और इसकी वजह से फोर्स इस कैपिटल क्यू और क्यू की वजह से फोर्स F लगेगा, और इसकी वजह से फोर्स भी F लगेगा। वेक्टर तो अलग अलग होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी, जो भी डिस्टेंस होगी R R R, ये डिस्टेंस सेम होगी। और बोर्ड पे देखना, तीन फोर्स लगेंगे। नेट रिजल्टेंट बता सकते हो बेटा इनका कितना आएगा आप? रिजल्टेंट 0 आएगा। तो एफ नेट कितना हो गया इस पे, क्यू पे 0। सिमिलरली बोर्ड पे देखो, सिमिलरली आप इस पे देखेंगे तो इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? इसका रिजल्टेंट भी यहां पर क्यू नॉट पर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इधर की ओर फोर्स F, ये फोर्स F, ये फोर्स F, ये फोर्स F, ये फोर्स F, कैपिटल क्यू 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 की वजह से नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा नहीं देता, वो क्वेश्चन क्या देगा, नेट F नेट कितना आ गया इस पे भी 0, वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड फोर्स ऑन क्यू नोड, है ना। ये रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान से देखो, ये मैं चित्र थोड़ा छोटा बना दिया, और इस कॉर्नर पर चार्ज है इस पे क्यू क्यू और क्यू, और बीच में इसके सेंटर पर है चार्ज क्यू नॉट, और इसकी साइड है ए। तो अब आपको बताना है कि इसमें फोर्स कितना होगा, कितनी होगी। देखो इधर बोर्ड पे देखो, हाँ, के क्यू ओ नॉट अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये रेगुलर हेक्सागन है ना। तो ये क्यू और क्यू, और जैसे आप यहां देखोगे तो इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और केवल इसकी वजह से फोर्स जो रहेगा वो इधर की ओर ही रहेगा। तो आंसर यही आएगा। साथ में यहां पे तो चार्ज क्यू नॉट है, और ये साइड, ये सारी साइड कितनी लेंथ की होंगी, ए, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये इसे कैंसिल कर देगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर ही बचेगा, इधर की ओर, ऐसे करके, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो के 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, और आर की जगह हम लिख लेंगे ए स्क्वायर। ठीक है क्या बात? ओके, अब देखो,
और मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहां पर रखा हुआ है चार्ज Q, यहां पे है Q नॉट, ये भी Q नॉट, ये भी Q नॉट और ये भी Q नॉट, साथ में ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, ये है A, ये A,0 है, ये है आपका 2A,0 और ये है 4A,0 और ये है 8A,0। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके, और ये इनफाइनाइट तक है ऐसे। तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल Q, इस Q पर कितना फोर्स होगा ये अपने को बताना है इस केस में। तो कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। इस फोर्स पर, इस पर जो होगा वो F1, F2, F3 ऐसे होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है A, ये है आपकी डिस्टेंस 2A, ये आपकी डिस्टेंस 4A एंड सो ऑन। तो जो F नेट होगा, F नेट यहां लिख देता हूं मैं, F नेट जो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन A स्क्वायर, है ना। तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं, एक दो लिख देता हूं, बाकी तो आप लिख लेना, अपॉन 2A का स्क्वायर Q इंटू Q नॉट अपॉन 4A का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अपन, और नीचे आएगा 1/1, 1/4, 16, 64 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या बन जाएगी भाई, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A/1 माइनस R। तो जो नेट फोर्स आएगा, है ना, वो आएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। A कितना इसमें 1 और R कितना इसमें 1/4। तो A/1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3, सॉरी 4 तो 4 कट जाएगा, Q नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इज द नेट फोर्स। ये है, हाँ एक मिनट। अच्छा, अभी तो ये देखो हमने जो फोर्स निकाला, ये फोर्स निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि फोर्स जो निकालना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना कि डिस्क्रीट या पॉइंट चार्ज, है ना। तो आप ऐसे छोटी सी हेडिंग डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना भाई, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे हमारे पास एक रॉड है ना, और रॉड पर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है क्या बात? और Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी की पूरी लेंथ L पर, ठीक है, और इससे D डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, है ना। तो फाइंड द फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू चार्ज Q नॉट। इस Q नॉट की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको, हाँ, इंटीग्रेशन की हेल्प से आप करेंगे। बोर्ड पे देखो अगर जो ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। इसमें पूछा है कि Q नॉट के द्वारा रोड पर फोर्स निकालो, तो हम क्या करेंगे, रोड के द्वारा Q नॉट पर फोर्स निकाल देंगे, तो हमारा आंसर भी सही आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस पे
dx विथ का एक dq चार्ज का एलिमेंट ले लेता हूं। क्लियर है क्या बात? और यहां देखो ये है चार्ज q नॉट, सही है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो एलिमेंटल फोर्स df मैं लिख लूंगा। ये डिस्टेंस तो x थी और ये डिस्टेंस कितनी थी d, तो df एलिमेंटल फोर्स कितना आएगा 1/4πε0 q नॉट dq अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे q नॉट dq अपॉन x प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? अच्छा मैं dq को भी लिख लूंगा। dq को कैसे लिखूंगा? ये चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ, L पे डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो 1 मीटर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा Q बाई L, है ना। तो dx मीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा Q अपॉन L इंटू dx, और इसे ही हम क्या बोलेंगे dq बोलेंगे, एलिमेंटल चार्ज Q बाई L इंटू dx। क्लियर है क्या बात? तो जो F नेट आएगा इसका इंटीग्रेशन करके Q नॉट अपॉन 4πε0 तो कॉमन आ जाएगा, और dq की जगह क्या लिख देंगे भाई हम Q बाई L इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा ये देखो ये जो एलिमेंट है ये कहां से स्टार्ट होंगे? ये एलिमेंट यहां से स्टार्ट होंगे, छोटे छोटे यहां तक होंगे, यहां तक होगा, है ना। और x की वैल्यू कहां तक जाएगी भाई? L तक। तो x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक हम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं L और यहां लिख देते हैं अपन 0। तो ये तो Q बाई L तो कांस्टेंट है और अंदर बचेगा x प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? फ्रॉम 0 टू L। तो ये बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 अपॉन एक्स। क्लियर है क्या बात? ये नहीं तो ये हो जाएगा आपका Q नॉट अपॉन 4πε0 L माइनस एक्स प्लस डी एंड लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to L। दिस इज इक्वल टू Q नॉट 4πε0 L। पहले रखेंगे हम अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के रख देंगे हम लोअर लिमिट। क्लियर है क्या बात? अब मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा। तो जो F नेट आएगा L, ये है आपका 0, तो आएगा D L प्लस डी माइनस डी एल प्लस डी। ठीक है, तो Q नॉट L अपॉन 4πε0 L। अच्छा L भी कट जाएगा, L प्लस डी डी इंटू L प्लस डी तो कट जाएगा। तो Q नॉट अपॉन 4πε0 d इंटू L प्लस डी विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ठीक है, तो साफ कर दूं तो कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से किस तरीके से फोर्स निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल मैं और आपसे पूछता हूं, जैसे कि मान लेते हैं, ये रफ में ही लिख लेना आप, कि एक ये यहां पर 4 चार्ज हैं Q Q Q और Q, और इसके बीच में चार्ज है Q नॉट। तो फोर्स ऑन Q नॉट कितना होगा बता सकते हो देखते ही? 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चार्ज अब की बार लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल चार्ज R रेडियस की रिंग पर Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly on circumference of ring. Find force on F naught on charge Q naught on placed at center.
वेरी गुड। सेंटर पर अगर जो आप रख दोगे तो आंसर इसमें कितना आएगा, 0 ही आएगा। एफ नेट कितना होगा इसमें भी, 0। क्लियर है क्या बात? कैसे होगा एफ नेट 0? भाई ये डी क्यू चार्ज इस पे इधर लगाएगा डीएफ, तो सेम चार्ज इस पे लगाएगा डीएफ, तो एक दूसरे को एक सब कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये तो इससे बना, ये इसके एक्सिस पर है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। अब इसमें तो हमने चार्ज क्यू नॉट को इसके सेंटर पे रखा हुआ था। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये रिंग है, ये तो 2D में हमने सामने से देख रखा है, रिंग को हमने ऐसे रखा हुआ है और ये रिंग की एक्सिस है। ये क्या है भाई, एक्सिस ऑफ द रिंग। क्लियर है? और हमने चार्ज को ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल चार्ज को। क्लियर है? ये चार्ज क्यू इज सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं लिखा नहीं रहा हूं दोबारा से। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट, जो कि उसकी एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट एज शॉन इन फिगर, अबव फिगर। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। तो क्यू नॉट पर आपको फोर्स निकालना है। कैपिटल क्यू चार्ज को हमने इस पे सर्कमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस, है ना, ये पॉइंट P मान लेते हैं, ऑफ पॉइंट P ऑफ Q नॉट फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, ऑफ द रिंग। ये है, ये इंटीग्रेशन से ही, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें है तो सब मैकेनिक्स ही, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्यू नॉट चार्ज है, तो आप ऐसा करो, ये डी क्यू चार्ज ले लो, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज की वजह से स्मॉल फोर्स डीएफ निकाल सकते हो आप, हां निकाल सकते हैं। रेडियस कितनी है इसकी, आर, डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एलिमेंटल फोर्स लिख सकता हूं मैं, हां लिख सकता हूं। एलिमेंटल फोर्स डीएफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू। और के क्या होगा, के तो होगा 1/4πε0, ये तो पता ही है मेरे को, ठीक है बात। अच्छा, ये एंगल अगर जो मैं थीटा मान लू, ये थीटा मान लू, तो आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, इधर देखो, इस चित्र में समझने की कोशिश करो। डीक्यू की वजह से फोर्स होगा डीएफ, तो इधर भी तो होगा एक डीएफ, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो डीएफ का साइन कंपोनेंट इस डीएफ के साइन कंपोनेंट से कट जाएगा, तो ऐड कितना होगा, 2df cos थीटा, बोलो, है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब ये तो df हो गया, तो नेट फोर्स जो इस चार्ज पर आएगा वो इधर ही आएगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है के बात? तो जो एफ नेट होगा, क्या मैं उसे df cos थीटा का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं? कैसे भाई, इसकी वजह से df हुआ, तो इसका cos थीटा मैंने जोड़ लिया, फिर इसका cos थीटा, फिर इसका cos थीटा, फिर इसका cos थीटा, फिर इसका cos थीटा, तो सबका मैंने cos थीटा कर लिया। तो df cos थीटा करूंगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लेकिन बच्चों को यहां कंफ्यूजन होती है कि सर हम 2df cos थीटा करें या df cos थीटा करें, ये दिक्कत है बस। हाँ, आधा लेंगे, तो मैं एक ही df cos थीटा लेता हूं और पूरा चार्ज को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इधर देखो, तो df को क्या लिखूंगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू इंटू कॉस थीटा।
cos थीटा बता सकते हो इसमें कितना आएगा? हाँ, x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोर्ड पे देखो, के क्यू नोट कॉमन आकर के 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू इंटू एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा सा, एफ नेट जो होगा, बोर्ड पे देखो, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी क्यू होगा। अब फिर से कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये x वेरिएबल है। नहीं, इस क्वेश्चन में तो ये x क्या है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, और कैपिटल R भी कांस्टेंट है। तो ये सारा की सारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो यह आ जाएगा के क्यू नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बता सकते हो कितना आएगा? हाँ बता सकते हैं, क्यू आएगा। टोटल चार्ज कितना है? क्यू, और ये तो डी क्यू है। ऐसे ऐसे डी क्यू को जब आप जोड़ोगे तो कितना चार्ज बन जाएगा? क्यू। तो बोर्ड पे देखो, तो एफ नेट जो आएगा वो के क्यू नॉट एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। तो यदि आप इसमें देखोगे एक रिंग को, और रिंग पे रख दोगे फोर्स, रिंग पे रख दोगे चार्ज ऐसे, और चार्ज है Q, रेडियस है R। यदि x डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है Q नॉट, तो उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। F नेट कितना होगा? के क्यू नॉट अपॉन के क्यू नॉट x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, नहीं होगा? है ना? तो बोर्ड पे देखना एक बार, यदि मैं आपसे कहूं कि आप इस फोर्स को और एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि इस फोर्स पे ग्राफ बनाओ आप, तो क्या आप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो नहीं पढ़ी तो अपन तो उसमें नहीं जा रहे, लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें x बराबर 0 रखो, तो 0 पे तो 0 ही आएगा, देख लो चाहे रख के इसमें, तो यहां पे तो 0 आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस चार्ज, जैसे मान लिया रिंग है और यहां पे क्यू नॉट रखा है, तो फोर्स तो इधर लगेगा, फिर फोर्स ऐसे फोर्स, तो इंफिनिटी पे फोर्स डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं। एक तो ये एक्सप्लेनेशन है ही जो फिजिक्स में देते हैं कि भाई इनफाइनाइट पे फोर्स 0 हो जाएगा। आप इसमें से क्या करोगे? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है ये, तो आपको इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, है ना? एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसमें x की पावर 3 कॉमन आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? ये तो अब काट दो और x बराबर इनफाइनाइट रख दो। अब बोलो, तो जब x बराबर इनफाइनाइट रखोगे तो के क्यू नॉट 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये तो 0 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट 0 + 1 की पावर 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। यानी x बराबर 0 पर इसके और इसके बीच में फोर्स 0 होगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी 0 होगा। तो बोर्ड पे देखो, और ये लीनियरली ये इस तरीके से फोर्स आता है, ग्राफ आता है, इस तरीके से वेरी करेगा। समझ में आई ना बात? इस तरीके से यदि यहां पे कोई चार्ज है तो इस पे फोर्स विपरीत दिशा में लगेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके तो फोर्स जो होगा वो x बराबर 0 पर तो कितना फोर्स है भाई? 0। और इनफाइनाइट पर जब चार्ज पहुंच गया तब भी फोर्स क्या है? 0। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये फोर्स मैक्सिमम हो रहा होगा। 0 से बढ़ेगा मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से आएगा 0 तक। तो वो पॉइंट मेरे को निकालना है जहां पर फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। तो वो कैसे निकालेंगे अपन? डिफरेंशिएट करके।
तो एफ एक्स देखो कैसे लिखा, के क्यू क्यू नॉट एक्स, और इसे ऊपर ले जाएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 फॉर मैक्सिमम एफ, फॉर एफ मैक्स क्या लिखूंगा मैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर दूंगा। तो यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, कॉपी करो यहां तक। तो एफ डैश एक्स कर दोगे इसका कैसे, इसे फर्स्ट और सेकंड मान के इसका डिफरेंशिएशन कर देना, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि, और उसे 0 के बराबर रख देना। तो बोर्ड पे देखो के क्यू क्यू नॉट तो एज इट इज आ गया, फर्स्ट तो एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, nx की पावर n-1, और ये चेन रूल से होगा nx की पावर n-1, और अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। ये बात समझ में आती है नहीं, है ना, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई 1, और इसे रख देंगे हम 0 के बराबर। तो ये तो कट करके 0 का तो 0 बन ही जाएगा, तो मैं तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ये आएगा -2 से 2 कट जाएगा, 3x² अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ये नीचे आएगा, प्लस ये भी नीचे आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो मैं यहां पे लग रहा हूं, इसके नीचे तो ये ग्राफ बनाना ही है, बिल्कुल सुंदर सुंदर। तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x² अपॉन की पावर 5/2, तो ये कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन √2, ये आ गया। तो x की वैल्यू यानी कि प्लस आर बाई √2 पर, और x की वैल्यू यानी माइनस आर अपॉन √2 पर, जो फोर्स होगा, यानी इस चार्ज Q नोट को हम r अपॉन √2 डिस्टेंस पे रखेंगे, तो चार्ज और रिंग के बीच रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा, अदरवाइज तो कम ही होगा। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बस r/√2 रख देंगे, एंड एफ मैक्सिमम। ये आता है सवाल, मतलब ये याद रखना है अब अपने को कि रिंग और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम r/√2 पर होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी के क्यू नॉट, और x को क्या रख दूंगा मैं, r अपॉन √2 रख दूंगा यहां पे, डिवाइडेड बाय, ये देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2, तो 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना भाई, तो ये बन जाएगा 3/3, 3/2, 3/√2, और ये बन जाएगा r की पावर 3। तो काफी कुछ हमें सॉल्व हो जाएगा इसमें, के क्यू नॉट अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, 3√3 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के। तो मैक्सिमम फोर्स 2k नॉट अपॉन 3√3 आर स्क्वायर हो जाएगा, 2k नॉट अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, दिस द मैक्सिमम फोर्स, इतना होगा। ठीक है बात ऐसे करना है। चलो अब मैं इसे साफ कर देता हूं इसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब कूलम्स लॉ पर और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो तो कितने ही बना लो, इनफाइनाइट, है ना। ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और नेक्स्ट टॉपिक नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों ओर, प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ यहां पर आप किसी भी एक अन्य चार्ज को रखोगे Q0,
तो उस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है बात, ऐसे करके। और यदि आप माइनस क्यू चार्ज भी रखोगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, और यदि मैं क्यू नॉट चार्ज को रखूंगा तो इस पे टुवर्ड्स द फोर्स लगेगा, चार्ज एफ लगेगा, है ना। तो स्पेस अराउंड ए चार्ज where electric force is experienced by another charge when it is placed is called the electric field space around the charge, इस चार्ज के अराउंड स्पेस, लिख लो इसकी डेफिनेशन, स्पेस around the charge, space around the charge where electric force is experienced, electric force is experienced when another charge is placed on it, क्लियर है क्या बात। स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इट is called इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। अब जैसे कि ये तो हो गई स्पेस अराउंड द चार्ज, तो एक इसके बाद डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लिया आज कोई चार्ज है Q, ये तो फिक्स है, मान लिया r डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है Q नॉट, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P at distance r is defined as force per unit charge placed at that point। तो मैं यहां डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, आप यहां से लिख लेना, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज placed in electric field is called electric field intensity। it is a vector quantity, होती है ये वेक्टर क्वांटिटी and given by and represented by and denoted by इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होती है। दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हो आप, हां लिख सकता हूं। एसआई यूनिट कितनी होगी, न्यूटन पर कूलम होती है, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो इसका, हां लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा न्यूटन का क्या होगा, एम ए फोर्स का m इंटू ए, और चार्ज का होगा q इक्वल टू आई इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा m l t माइनस 3 a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है के बाद। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसमें डायरेक्शन भी आपको बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोर्ड पे देखो, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ऐसे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, हमेशा
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, it is away from the charge, it is away from, it is away, it is away. क्लियर है बात? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, इट इज टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर है क्या बात? ऐसे। अच्छा, साथ में एक बोर्ड पे देखो, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है पॉइंट चार्ज की वजह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे भी हो सकती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं करके, ठीक है ना। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। बात समझ में आ रही है नहीं? अब बोर्ड पे देखो, इधर बोर्ड पे देखो, जो फोर्स वेक्टर है वो क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर है। यानी कि मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यदि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, जैसे कि यहां पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई। यहां पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो क्यू नॉट इंटू ई होगा। व्हाट इज ई? इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोर्ड पे देखो, यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर चार्ज की वजह से फोर्स तो होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पर जो चार्ज होगा, फोर्स होगा, वो क्यू ई ही होगा। मैग्नीट्यूड कितना लिखूंगा इसका, क्यू ई। सही है भाई, फोर्स तो क्यू ई होता है, लेकिन प्लस क्यू पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैं इसमें ये पॉइंट बता देता हूं, या आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तो मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। फोर्स तो हमेशा F जो होगा वो QE के बराबर होगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और माइनस क्यू पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैं इसे लिखा देता हूं, क्लियर है कि बात, है ना। देखो ऐसे लिख लो, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज in same direction, is in same direction as that of electric field, and on minus q naught, यदि minus q naught है, is opposite to the electric field, opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैग्नीट्यूड तो F इजिकल टू क्यू नॉट ई या F इजिकल टू क्यू ई, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से लिखनी है। अगर जो पॉजिटिव चार्ज है और अगर जो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लिख देना है। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, बात एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, बात एक ही है, वेक्टर ई, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। जैसे कि मान लेते हैं Q है, तो r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आप किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं r डिस्टेंस पर, तो आप क्या रख दो, वहां पे Q नॉट रख दो।
तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट बता सकते हो कितना होगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, होगा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यही तो डेफिनेशन है। फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी, placed at a point P is known as electric field। तो फोर्स कितना है भाई, फोर्स है हमारा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर अपॉन क्यू नॉट, से क्यू नॉट कट जाएगा तो आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। जैसे ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर क्या है आर, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैसे लिखते हैं भाई, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये तो है ही सही, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई या मॉडिफाई भी आप शब्द यूज कर सकते हो, करके इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में क्यू नॉट आर क्यूब इंटू वेक्टर आर की तरह लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा। तो अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे मान लिया Q1 Q2 Q3 ये तीन चार्ज है ना, कैपिटल Q1 मान लो, Q2 मान लो, चलो Q1 कुछ भी मान लो आप। अब ये कोई पॉइंट P है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से 1 होगी, इसकी वजह से E2 वेक्टर होगी और इसकी वजह से E3 वेक्टर होगी। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बेटा, है ना। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन ए स्पेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। समझ में आई बात? तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 क्यूब इंटू वेक्टर R1 प्लस Q2 अपॉन R2 क्यूब इंटू वेक्टर R2 एंड सो ऑन, है ना। एनसीईआरटी में इसका एक्सप्रेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन, है ना, R1 क्यूब R1 I ऐसे लिखा हुआ है ये ना। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन ए गिवन स्पेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, दैट इज EP इज इक्वल टू दिस। ऐसे भी लिख सकते हैं। बोर्ड पे देखो, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं ऐसे, है ना। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था उस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालोगे। फॉर एग्जांपल लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। शॉर्ट में लिख रहा हूं, एज शॉन इन फिगर। क्या है फिगर? ये मान लिया प्लस Q चार्ज है, ये भी आपका प्लस Q चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 12 है, और ये R डिस्टेंस है। तो एक पॉइंट तो P यहां पर है, चलो इसे Q लिखते हैं पहले, और दूसरा पॉइंट P है यहां पर, और ये R डिस्टेंस पर है यहां से। क्लियर है क्या बात? तो इस P पर और इस Q पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये रहा P और ये रहा Q।
डेली, कोशिश यही रहेगी। देखो सॉल्यूशन देखो, आसान है, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, ये रहा ना, ये रहा। इस पॉइंट पर अब एट पी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो ये रहा पॉइंट पी। तो इस प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे माइनस क्यू कर देता हूं, है ना, ये रहा प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इधर की ओर होगी, है ना, तो इसे E1 लिख देता हूं मैं। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट है, ये है डिस्टेंस L, और ये डिस्टेंस है इसकी R, सही है बात। तो इस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। तो जो E1 होगी, E1 मैंने आपको लिखाया था कि प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये है माइनस क्यू चार्ज। अब इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज और E2 होगी, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगी वो E1 माइनस E2 के बराबर होगी। क्लियर है क्या बात। अच्छा आप मेरे को बता सकते हो E1 कितनी होती है, R डिस्टेंस पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ अपॉन R स्क्वायर, और KQ अपॉन R स्क्वायर ये होगी, बट डायरेक्शन का डिफरेंस है, प्लस Q की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन E1 ये रहा, दोनों के बीच में KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर होगा, जबकि ये तो L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R प्लस L हो जाएगी, E2 R प्लस L का होल स्क्वायर, सही है बात। तो E1 कितनी हो गई, KQ अपॉन ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं, KQ कॉमन लेके और R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा और KQ कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं मैं KQ, नीचे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, और ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B, तो यह आ जाएगा आपका 4KQRL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज EP। अच्छा अब इसमें बस छोटा सा केस ये बन सकता है आपका, क्या कि ये जो R है, इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, तो L को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4KQRL अपॉन R की पावर 4, और फिर ये R से R कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहां पे लिख लेना आप 4KQL अपॉन R की पावर 3, ये बन जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं हम। सेकेंड एट Q पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये हो गया, ये माइनस Q ये प्लस Q ऐसे, और ये हो गया आपका R, सही है बात। तो इस Q पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसे, समझ आ रही ना बात। तो नेट अब देखो ये R है ये L है और ये L है, तो रूट R प्लस L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर तो अलग अलग होगा, लेकिन
इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सेम होंगे अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। सही है। अब बस रिजल्टेंट और निकाल देना इनका, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये थीटा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप ये ई, अब आप देखो ये थीटा, तो ये ई साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट भी क्या होगा इधर की ओर, ई साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पॉइंट क्यू पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 2e cos थीटा, cos थीटा, ये थीटा, ये आर, ये एल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एल स्क्वायर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सही है बात? 2kql अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू आ जाएगी। ये है बात। मैं इसे साफ कर देता हूं ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास दो पॉइंट है, एक पे -25 माइक्रोकूलम और दूसरे से 50 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है बात? और दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सही है बात? तो अब यहां से मैं लिख नहीं रहा हूं, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है सब। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट P है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 2 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। इफ एन इलेक्ट्रॉन is placed on it and it is released, find its acceleration। इसका आपको एक्सेलरेशन भी है। हां, सॉल्यूशन करते हैं अपन, कर देंगे। यह है आपका 50 माइक्रोकूलम -25 माइक्रोकूलम, और यह है पॉइंट P। तो इसकी वजह से इसे Q1 मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगा, और इसे Q2 मान लूं तो E2 भी इधर ही होगा। सही है ना? तो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है, विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। और E1 क्या होगा, KQ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो K तो कॉमन आ जाएगा, K का मतलब होता है 1/4πε0। Q1 कितना है, 50 माइक्रोकूलम अपॉन R1 कितना है, 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पे देखो माइनस नहीं लगा देना, कभी माइनस लगा दो यहां पे। माइनस तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके जोड़ना है, इसमें रख करके नहीं जोड़ना है। होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। 10 K की वैल्यू 10⁻⁻6 कॉमन, 8×8 64, 25, जब माइनस चार्ज भी कॉमन आएगा 7, और 25 भी मैं कॉमन ले लेता हूं
प्लस 1/4, 25 निम्मा 225, 32 और 4, 225 इंटू 10⁻7, 32 एलसीएम लेके ऐसे आ जाएगा। सही है भाई? तो 225/9/32 इंटू 10⁻7 ऐसे आ रहा है, देखो कुछ आंसर। नहीं, क्यूब नहीं होगा, वो स्क्वायर ही है। अच्छा मैं बता देता हूं, मैंने शायद आपको ज्यादा पढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर फॉर्म में लिखी जाएगी वो ये लिखी जाती है। सही है? और अगर जो आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो KQ/R² ही होता है। ये तो वेक्टर फॉर्म में, ये तो कहीं यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है KQ/Q0/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज KQ/R², ये होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में कभी कभी थ्योरेटिकली शायद देखने के लिए आपको इस तरीके से मिल जाए, और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, वेक्टर फॉर्म में, है ना? मैंने तो किताब में से देख के लिख दिया है ना। ओके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है बताओ। अब यदि हम, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया आपने। सेकंड पार्ट में आपको यहां पर इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन रखना है। सही है बात? यह है -25 माइक्रोकूलम, यह है आपका 50 माइक्रोकूलम। इसे मान लेता हूं मैं A, इसे मान लेता हूं B, इसे मान लेता हूं P। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, कितना फोर्स लगेगा बता सकते हो? यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे EP है, यूं करके है, तो फोर्स लगता है Q इंटू E के बराबर। तो फोर्स लगेगा Q इंटू E के बराबर। किस दिशा में लगेगा फोर्स? बोर्ड पे देखो, कर देंगे। तो फोर्स लगेगा QE इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड 6.32 इंटू 3.33 लिख लेते हैं इंटू 8, है ना? तो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। हाँ, तो 3×6=18 और 1=19, 6×36 और 1=37, 8 हासिल लग गया 1, 10, 10.12 इंटू 10⁻11, 1.012 इंटू 10⁻10 न्यूटन, इतना फोर्स आ रहा है। सही है? तो इसलिए एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख दो? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, है ना? तो मैं लिख देता हूं, यह आएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इट इज माई मिस्टेक, है ना? हाँ, मैं दोबारा से बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनो, रफ में लिख लो आप कि फोर्स कैसे लगता है। मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है इससे मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, तो प्लस क्यू पर चार्ज तो इधर लगेगा। सही है? अच्छा बताया तो था मैंने यार, क्यू इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है इस पॉइंट पर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो माइनस क्यू पर, हाँ तो फोर्स लगेगा इस पे, नेट फोर्स इधर, तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा। तो मैं लिख देता हूं टुवर्ड्स अलोंग, ऐसे लिख दो, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी या अलोंग ए बी की तरफ होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था क्या? चार्ज डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नहीं बताया? हाँ तो लिख लो, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, बोर्ड में तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, यहां पे तो हम छोटा ही बना देते हैं इसे, है ना। लिख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप कैसे भी लिख लेना, मैं तो ऐसे ऐसे बना रहा हूं, है ना, चाहे आप नीचे नीचे करके लिख लेना। हाँ हाँ वो था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, हाँ वही है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अब आ जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब चार्ज किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे लाइन है यूं, तो इसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लीनियर बोले या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है एक लाइन पर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ लाइन, और Q बाई एल यानी कूलम पर मीटर, इसका मतलब होता है कि लैम्डा, जैसे मान लिया लैम्डा दे रखा है 5 कूलम पर मीटर, तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर में 5 कूलम चार्ज है, सही है ना। तो लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, सही है बात। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होती है सिग्मा, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और बोलते क्या है इसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपने चार्ज सरफेस पे दे दिया तो Q चार्ज दे दिया, और इसका एरिया कितना है भाई, A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सिग्मा कूलम चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते रो से, और इसे लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और इसका मतलब है यदि आपने टोटल चार्ज को वॉल्यूम में ठूस ठूस कर दे दिया, टोटल चार्ज Q और इसका वॉल्यूम कितना है V, तो टोटल चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि रो होता है Q बाय V, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है क्या बात। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में रो कूलम चार्ज है, सही है, ऐसे है हुआ है। जैसे लैम्डा को यहां dq अपॉन dl लिख रखा है, ठीक है, जैसे इसमें हमने चार्ज कितना दिया dq और लेंथ कितनी है इसकी dl या dx, तो dq अपॉन dl, इस तरीके से चार्ज इसमें कितना है dq और एरिया कितना है dA, तो सिग्मा को यहां पे dq अपॉन dA भी लिख रखा है, और इसी तरीके से यदि आप dV वॉल्यूम लेंगे
और इसमें चार्ज डी क्यू है, तो Q अपॉन V को डी क्यू अपॉन डीवी भी लिख रखा है, तो आप इसे भी लिख लो, है ना। लिख लो आप इसे, है ना, से करके। वेरी गुड। अब मैं इस पे सवाल भी करा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक मिनट सुनो सुनो, चलो पहले ये कराता हूं मैं आपको। ये है हमारे पास एक रॉड और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रॉड की लेंथ, रॉड लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है इसकी कैपिटल एल, और लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। क्लियर है बात, लैम्डा कूलम पर मीटर। लेंथ कितनी है इसकी एल, और यहां से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ये है को देखो ध्यान से, ये चार्ज क्यू था, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, सही है बात। लेकिन ये जो चार्ज है ये वैसा ही चार्ज है कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि अभी हमने किया था, सेम उसी तरीके से अपने को करना है ये, है ना। ये रहा, अपन क्या करेंगे इसमें, x डिस्टेंस पे dx विथ का और dq का एलिमेंट ले लेंगे, कितना इसमें dq, बोलो, है ना। ये हो जाएगा पॉइंट P, ये हो जाएगा a डिस्टेंस, है ना। तो इस dq की वजह से, हाँ भाई, पॉइंट P जो x प्लस a डिस्टेंस पर है, dp निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस ए, तो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो k डी क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पे वो कितनी होगी, dp होगी, यानी कि k डी क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बोलो। और ये जो dq होगा, dq होगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ये बात समझ में आती है नहीं। लैम्डा क्या बताया था मैंने, dq अपॉन डी एक्स, कैसे, एक बार देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका मतलब है 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज होगा, तो 2 मीटर में कितना होगा, 2 लैम्डा, 3 मीटर में कितना होगा, 3 लैम्डा, तो dx मीटर में कितना होगा, dx इंटू लैम्डा, और यही क्या होगा dq, तो ये होगा लैम्डा इंटू dx, ऐसे करना है। बात समझ में आ रही है नहीं। तो यहां पे हम ep को लिख लेंगे k अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, डी क्यू की जगह क्या लिख लूंगा, लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा कॉमन आकर के dx अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है बात, के लैम्डा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x बराबर 0 से, एलिमेंट कहां से स्टार्ट होंगे, यहां से, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, फिर x बराबर l पर चले जाएंगे, x बराबर 0 से l जाएंगे, है ना। और इसका इंटीग्रेशन जो होगा फ्रॉम 0 टू l होगा, तो के लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ईपी माइनस ए प्लस अपॉन ए एल प्लस ए, कट जाएगा, के लैम्डा एल अपॉन ए एल प्लस ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है बात, तो मैं इसे साफ कर देता हूं।
इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसे तो बाद में कराऊंगा, पहले एक पॉइंट बता देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी छूट जाएगा, छोटा सा पॉइंट है। जैसे कि है ना, ऐसे लिखेंगे ग्राफ बिटवीन ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे कि मान लिया क्यू है, क्लियर है बात। अब आपने इसे मान लिया एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है ऐसे, तो यहां पे एक्स डिस्टेंस पर, एक्स लिख दो या आर लिख दो, बात तो एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इनफाइनाइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है ना, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट। और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बोलो 0, सही है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है 1/x² के जैसा, हाइपरबोलिकली कुछ है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो x जब यहां पे चार्ज क्यू रखा है तो x बराबर 0 पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से जाएगी, समझे बात। साथ में इधर भी इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ऐसे होगी। यहां पे तो बहुत ज्यादा होगी और धीरे 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 जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। यहां पे बहुत ज्यादा होगी और धीरे धीरे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, और ऐसे होगी। दिस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। अच्छा, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ऐसे करके ग्राफ बनाना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। लिख लो एग्जांपल, ड्रॉ, लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड versus x on the x-axis versus x for the system of 2-point charges, 2-point charges as shown in figure below on x-axis, है ना। जैसे ये तो हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहां पर a,0 है, यह -a,0 है, क्लियर है क्या बात। और यहां पर कैपिटल Q रखा है, यहां पे कैपिटल Q रखा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस पर वेरिएशन जो हो रहा है उसका ग्राफ ऑन द x एक्सिस पर बताना है एज ए, देखो ए चार्ज तो यहां पे फिक्स है, एक चार्ज यहां पे फिक्स है। जब हम एक्स एक्सिस पे -∞ से +∞ चल रहे हैं यूं, तो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, तो उसका वेरिएशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करेगी, वो बनाना है ऐसे, समझे। देखो ध्यान से, अभी मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें मेरे बताने के बाद ही आप समझ भी पाओगे। अंग्रेजी भी इसकी, उसमें क्वेश्चन में जब ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे तो ऐसी लिखी रहती है, उसमें कंफ्यूजन है काफी सारी, लेकिन मैं बता देता हूं। वो ये पूछता है, देखो वैसे तो ये इधर देखना रफ में, इधर देखो ये +q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, हाँ होगी। इसकी वजह से यूं
इसकी वजह से यूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, होगी इसकी वजह से यूं और इसके, तो रिजल्टेंट यूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा है वो, नहीं, वो केवल और केवल एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछ रहा है, इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर, इस पर। समझ में आई बात नहीं? जैसे आप देख के बताओ, 0 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो कितनी होगी ओरिजिन पर? हां बताओ, ओरिजिन पर a,0 है, ये माइनस है, कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होगी, बिल्कुल सही बात है, यहां पे तो 0 होगी। और इनफाइनाइट पर कितनी होगी बता सकते हो? प्लस इनफाइनाइट पर बोलो 0। आर तो इसकी वजह से भी इनफाइनाइट, इसकी वजह से भी इनफाइनाइट, तो 0 नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, तो यहां 0। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से भी इधर होगी, लेकिन यहां पर तो 0 होगी एंड में, जैसे जैसे पास। अच्छे ये देखो, हमेशा ध्यान रखना, चार्ज कैसा भी हो, Q हो या 2Q हो या -Q हो या 4Q हो, उसकी बिल्कुल जड़ में मतलब उसके जस्ट एडजेसेंट टू द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट। देखो इधर देखो, R 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इसकी वजह से होगी और इसकी वजह से भी होगी, दोनों इधर होगी, लेकिन इसके जस्ट इधर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी फाइनाइट। तो लेकिन इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होगी ना। तो इसके जैसे प्लस क्यू होता है, मैंने पहले आपको बताया था, प्लस क्यू के इधर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और प्लस क्यू के जस्ट इधर की ओर होगी नेगेटिव, वो माइनस इनफाइनाइट होती है ना। तो इसके जस्ट इधर तो इनफाइनाइट होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 कम होती जाएगी। और ऐसे इधर देखो, यहां पे भी 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जस्ट इधर यह माइनस इंफिनिटी, इसकी वजह से तो फाइनाइट होगी, लेकिन इसकी जड़ में इसकी वजह से इनफाइनाइट इधर की ओर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट से कम होती जाएगी, ऐसे आएगा। समझ में आ रही है बात नहीं? माइनस, हां गलत बना दिया ना मैंने, ये ऐसे आएगा, ऐसे यू माइनस इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रही है बात नहीं? अच्छा, इसके जस्ट इधर कितनी होगी बोलो? इनफाइनाइट, लेकिन प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट? प्लस। और इस चार्ज के जस्ट लेफ्ट में इधर की ओर ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं करके। थोड़ा सही बना लो, ऐसे वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का।